हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना। साथियों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले साथियों एक बात याद रखना कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, शानदार जबरदस्त तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। शानदार जबरदस्त क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। साथियों डेली हम क्लास सुबह 8 बजे आप लोग के सामने हमारी क्लास आ जाती है, तो सुबह आप 8 बजे हमारी क्लास को डेली देख सकते हैं। चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। जी हाँ साथियों, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। ऑप्शन ए है व्यवस्थापिका के, ऑप्शन बी है कार्यपालिका के, ऑप्शन सी है न्यायपालिका के, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के। साथियों ध्यान देना है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका यानी कि ऑप्शन बी कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार और जबरदस्त क्लास रहने वाली है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत के केंद्रीय स्तर पर, जी हाँ साथियों क्या ध्यान देना है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन, जी हाँ भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है अनुमान समिति, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो साथियों भारत के जो केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण होता है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो साथियों भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान देना है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से, जी हाँ साथियों क्या ध्यान देना है, निम्नलिखित में से, ये थोड़ा सा प्रश्न को बना लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, छोटा सा थोड़ा सा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। इनमें से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। ऑप्शन ए है संविधान द्वारा, ऑप्शन बी है संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था, संविधान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है संघीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी है विधि सचिव, या ऑप्शन डी है भारत का महान्यायवादी। तो साथियों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल, जी हाँ साथियों भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ साथियों भारत के अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो क्या ध्यान देना है साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? जी हाँ साथियों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ऑप्शन सी है विधि आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान देना है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम करता है। तो हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता। जी हाँ साथियों, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। ऑप्शन ए है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कहता है सचिव विधि मंत्रालय, या ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो साथियों, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपन कर रहे हैं। हमारा प्रश्न क्या था? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को समझते हैं। संशोधित करने का ये हो जाएगा प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद सदस्य ना होते हुए भी वह संसद को संबोधित कर सकता है। इनमें से कौन सा व्यक्ति है? ऑप्शन ए है भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी है भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो साथियों, इनमें से कौन सा वह व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का उसको अधिकार प्राप्त होता है? तो साथियों क्या हो जाएगा? भारत का अटॉर्नी जनरल को ऐसा अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है, वह व्यक्ति कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? जी हाँ साथियों, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है महान्यायवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन भाग ले सकता है? भारत महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? इनमें से कौन सा वह व्यक्ति है जो लोकसभा की कार्यवाहियों में तो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? वह कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज जितने भी हमने प्रश्न किए हैं सारे अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रश्न किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा इनसे 1 नंबर का जरूर प्रश्न आता है। जी पॉलिटी से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? जी हाँ साथियों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? नहीं, हाँ, या केवल लोक लेखा समिति में या प्राक्कलन समिति में। तो साथियों, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? जी हाँ, रख सकता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से किस व्यक्ति को हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का महान्यायवादी। तो साथियों ध्यान देना है, इनमें से भारत का जो महान्यायवादी है उसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने
रह सकते हैं। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत का न्यायवादी, जी हाँ साथियों, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है। जी हाँ साथियों, कब तक पद पर वह बना रह सकता है, 5 वर्षों तक, 2 वर्षों तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक। तो साथियों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भारत का जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आज की क्लास के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों यदि क्लास हमारी आज की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।